नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गीता सक्सेना जी की कहानी ठूंठ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ठूंठ। कोरियर होगा, जरा जाकर देखना तो। गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए सुधा बोली। हाँ दीदी, एक किताब और लिफाफा भी है बड़ा सा साथ में। निधि ने मेन गेट की कुंडी लगाते हुए हाथ के पैकेट को देखा। अरे हाँ, दिल्ली से प्रकाशक ने भेजा होगा कहानी संग्रह लरस्ता दिया। फोन पर बता रहा था कि आपकी कहानी संकलित कर ली गई है इस संग्रह में। दीपक की लौ को ध्यान से देखते हुए सुधा ने कहा। दीदी, पूजा तो कर लो, फिर देखेंगे खोलकर कि क्या है पैकेट में। दोनों हाथों से कसकर पैकेट को पकड़े हुए निधि ने सुधा को टोक दिया। जल्दी जल्दी मंत्रों को बुदबुदाते हुए सुधा ने पूजा समाप्त की। फिर आरती लेकर तुलसी में जल चढ़ाया और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। बालों को फैलाकर उसने अपने आप को पंखे की हवा में कर लिया ताकि जल्दी से बाल सूखें और वह जूड़ा बनाकर तेज गर्मी से निजात पाए। निधि चाय के साथ ब्रेड के पकौड़े लेकर आई। मौसम बारिश का था। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुधा तेज बारिश में भीगने का आनंद ले रही थी। बादल गरज गरज कर बरस रहे थे। बीच बीच में बिजली चमककर दो बादलों में दरार कर जाती थी। सुधा ने भयंकर गर्जना के साथ टूटकर गिरी बिजली का दृश्य देखा था। बिजली ने हरे भरे पेड़ को तो झुलसाकर रंगहीन कर ही दिया था, साथ ही बादलों को भी चीरकर दूर दूर कर दिया था। उसे याद आया, लरस्ता दिया नाम उसने ही सुझाया था प्रकाशक को। आंधी तूफान में कैसे कांपता है बेचारा, अबला नारी की तरह, जो अकेली ही जूझती रहती है अभिशप्त बेरहम समाज की आंधी से। दीदी, पकौड़ा कैसा बना है? मिर्च तेज तो नहीं है? निधि ने चाय में शक्कर मिलाते हुए पूछा। नहीं, पकौड़ा तो ठीक है, लेकिन सॉस या चटनी नहीं है। इसके साथ बिना अधूरा रह जाता है पकौड़ों का स्वाद, सुधा ने अनमने मन से कहा। न जाने कहाँ खोई हुई थी सुधा उस समय। निधि को उम्मीद थी कि दीदी तारीफ करेंगी उसकी प्रिपरेशन की। मौसम को देखते हुए पहली बार ही तो निधि ने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, लेकिन नीरज सी प्रशंसा सुनकर वह उदास हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक ही तो कह रही हो दीदी, सीमा की जिंदगी भी तो ऐसी ही हो गई है, अधूरेपन के कारण बेस्वाद बदरंग सी। हाँ, क्या करती वह, कितना संभाला था उसने अपने आप को, हर परिस्थिति में ढाल लिया था, पर कब तक बचाती रिश्ते को दरकने से। कितनी ही बार झेली थी मार और बचा लाई थी रिश्ते के आईने को अपने आंचल में छिपाकर, लेकिन हर बार तो यह संभव नहीं था। आकाश में दूर उड़ते बादलों को देखकर सुधा सोचने लगी। 21 साल की थी सीमा जब रोहित के पिताजी की मुलाकात उसके चाचा दीपेश से हुई थी। बिजनेस के सिलसिले में दोनों ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। बातों बातों में पता चला कि दोनों एक ही शहर के हैं और बड़े भैया के साथ वह एक ही स्कूल में पढ़े हैं। फिर क्या था, पहचान दोस्ती में बदल गई। रोहित के पिता राघव प्रकाश जी का आना जाना चाचा जी के परिवार में होने लगा। एक दिन उन्होंने चाचा को बताया कि उनका बेटा रोहित अमेरिका से MBA फोरेंसिक साइंस में करके इंडिया आ रहा है। दिल्ली में ही फोरेंसिक विभाग में उसे साइंटिस्ट का जॉब मिल गया है। अब उन्हें उसकी शादी के बारे में सोचना है। फिर तो बढ़िया सा जश्न हो जाना चाहिए शादी से पहले ही बेटे के आने की खुशी में, शारदा चाची ने चहकते हुए कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जश्न तो होगा ही। अपनी खुशी में दीपेश और शारदा को शामिल होते हुए जानकर राघव प्रकाश जी बोले। राघव प्रकाश जी के आग्रह पर दीपेश ने गुड़गांव से राजेश भैया और भाभी को भी बुलाया था। सीमा और परिधि भी साथ आई थी उनके। हीरा और पन्ना थी दोनों बेटियां राजेश और सुनीता की, रूप रंग और व्यवहार में भी, एक शालीन तो दूसरी चंचल स्वभाव की। घर में भी उत्सव जैसा माहौल हो रहा था दीपेश के।
दोनों बेटे सुमित और विनीत ने अपने दोस्तों को बुला रखा था दीदियों के स्वागत के लिए। सभी हिलमिल गए थे, एक दूसरे से गेट टुगेदर कर एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन होटल गैलेक्सी में मेगा पार्टी थी। दीपेश परिवार सहित वहां पहुंचे। उधर राघव प्रकाश जी अपने संयुक्त परिवार के साथ मेजबानी में व्यस्त थे। होटल में फैली दूधिया रोशनी में सभी के चेहरे दमक रहे थे। बड़े से हॉल के एक कोने में हल्का हल्का संगीत बज रहा था। सीमा व परिधि भी वहीं एकांत में चेयर लेकर बैठ गईं। सीमा को वैसे भी अधिक भीड़ और शोर शराबा पसंद नहीं था, और परिधि तो जैसे सीमा की परछाई थी, पल भर भी अलग नहीं रहती थी सीमा से, शादी विवाह या पार्टी में। रोहित अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था, अपने अमेरिकी अनुभव सुनाकर दोस्तों का मनोरंजन कर रहा था। उसके बार बार जोर से हंसने पर सीमा की नजरें उसकी ओर मुड़ जाती, फिर परिधि उसे बातों में लपेटकर अपनी ओर खींच लेती। उधर रोहित की नजरें भी हिरनी के शावक सी घूम घूम कर सीमा की ओर ही जा रही थीं। रात के 10 बजे नाच गाने और भोजन का कार्यक्रम समाप्त कर सभी अपने अपने घर के लिए विदा हो गए। कनखियों से एक दूसरे को देखने के बाद भी सीमा और रोहित सहज थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं कोई सूत्र उनके बीच में बंधा हो। भारतीय संस्कार में पली बढ़ी सीमा ज्योग्राफी में पीएचडी कर रही थी। शोध के सिलसिले में उसे महीने में 15 दिन दिल्ली रहना पड़ता था। उसने यूनिवर्सिटी के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। परिधि अभी स्कूल स्टैंडर्ड में थी। उसके स्कूल में शीतकालीन अवकाश लगा हुआ था, सो परिधि को छोड़कर सीमा और उसके मम्मी पापा गुड़गांव लौट गए। एक दिन राजेश जी के ऑफिस में फोन आया। मैं राघव प्रकाश बोल रहा हूँ। ओह अच्छा राघव प्रकाश, कहो भाई कैसे हो, कैसे याद किया आज? ठीक हूँ दोस्त, भगवान की दया है। दीपेश से बेटी सीमा के विषय में जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि आप उसके विवाह के बारे में सोच रहे हैं। बेटी वाले हैं, सोचना तो पड़ता है। सीमा अभी पीएचडी कर रही है ज्योग्राफी में, राजेश ने गर्व से कहा। मेरा बेटा रोहित भी दिल्ली में ही फोरेंसिक विभाग में जॉब कर रहा है। अच्छी कमाई है उसकी। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं मैं, यदि तुम्हारी इजाजत हो तो। क्या क्या कह रहे हो भाई? तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी। नेकी और पूछ पूछ। मैं भी इस विषय में दीपेश से बात करना चाह रहा था। दीपेश ने ही बताया था रोहित के बारे में हमें। दीपेश की राय तो पक्ष में ही है। हमने जन्म पत्री का मिलान भी कर लिया है। फिर भी जो आपकी राय हो, एक बार और मिलना चाहें बच्चे तो मिलवा देते हैं। राघव प्रकाश की आवाज में खुशी झलक रही थी। दीपेश का यह निर्णय है तो ठीक, एक बार बच्चों से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कहकर राघव प्रकाश ने फोन रख दिया। सीमा के दिल्ली से लौटने पर राजेश ने उससे पूछा, क्या तुम्हें रोहित पसंद है? कौन रोहित? वही जो मथुरा पार्टी में मिला था। राघव प्रकाश जी का बेटा, अमेरिका से आया है पढ़ाई करके, राजेश ने कहा। पापा आप भी ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने रोहित से बात की हो। मैंने उसे केवल देखा है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है मुझे, सीमा ने अनजान बनते हुए कहा। परिधि तो बता रही थी कि तुमने उसे पसंद कर लिया है। मां ने सीमा के मन की टोह लेने की कोशिश की। झूठ बोलती है परिधि, मैंने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की इस विषय में आज दिन तक। और वैसे भी मेरा रिसर्च का काम ही इतना है कि समय ही नहीं है कुछ सोचने के लिए, संकुचित होते हुए सीमा ने कहा। ठीक है, अगर तुम्हें उचित लगे तो बात चलाएंगे आगे, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है अभी रिश्ता करना, राजेश ने गंभीर होते हुए कहा। पापा अभी तो मेरी पीएचडी हो जाने दो, जॉब मिल जाएगा फिर कर देना मेरी विदाई, कहते हुए सीमा का गला रुंधाया था। राजेश की भी पलकों की कोर भीग गई। उन्होंने अंगुली से बूंदों को हटाते हुए कहा, ठीक है अभी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन तय करके तो रख लें रिश्ते को। सीमा और परिधि दो ही बेटियां थी राजेश की, दोनों को बेटों की तरह पाला था उन्होंने, इसीलिए अभी तक उनके विवाह की बात दिमाग में भी नहीं आई थी राजेश के।
लेकिन घर बैठे अच्छा रिश्ता आया जानकर वह मानस बनाने लगे। अपने भाग्य को सराह रहे थे राजेश और सुनीता इस रिश्ते को लेकर। सुनीता, बहुत लकी है हमारी सीमा, इतना हैंडसम और कमाऊ लड़का मिल गया है बिना पापड़ बेले, और वह भी बिना किसी डिमांड के। हाँ, सही कह रहे हैं आप। पिछले जन्मों के पुण्य ही हैं हमारे कि एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालना पड़ा। कुआं ही प्यासे के पास आ गया, सुनीता ने खुश होते हुए कहा। सुनीता और राजेश खुश थे। उन्होंने फोन पर ही स्वीकृति दे दी थी रिश्ते के लिए। हरी झंडी मिलते ही रोहित सीमा से मिलने गुड़गांव आया। सीमा को दिल्ली जाना था, किंतु सूचना मिलते ही उसने जाना कैंसिल कर दिया। यद्यपि वह सहज थी, किंतु रोहित से मिलने की कल्पना मात्र से ही वह सिहर रही थी। माँ, कैसे बात करूंगी रोहित से, बड़ा अजीब सा लग रहा है। परिधि उसे चिढ़ा रही थी बार बार। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, गा गा कर। परिधि की छेड़छाड़ से परेशान सीमा कमरा बंद करके बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने खिड़की से झांक कर देखा। रोहित एक हाथ में अपना ब्रीफ केस और कंधे पर बैग लटकाए नेम प्लेट पढ़ने में मशगूल थे। परिधि ने दौड़कर दरवाजा खोला, रोहित के हाथ से सामान लिया और सीमा के कमरे में रख दिया। रोहित भी सामान के साथ अंदर आ गया था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। चारों तरफ किताबें ही किताबें देख उसे अजीब सा लगा। सोफे पर जगह देख वह पसर कर बैठ गया। पानी का गिलास देकर सीमा भी पास के ही सोफे पर बैठ गई। सीमा, मैं अमेरिका की आबो हवा लेकर आ रहा हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? रोहित ने बिना लाग लपेट के सीमा से पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अमेरिका तो एडवांस कंट्री है, सीमा ने सकुचाते हुए कहा। देखो, वहां मेरी महिला मित्र भी हैं, मेरे उनसे अच्छे रिलेशंस भी हैं, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? सीमा सोच में पड़ गई, क्या जवाब दे। फिर कुछ सोचते हुए बोली, रोहित, मुझे आपकी महिला मित्रों से कोई परेशानी नहीं। मैं तो हर इंसान में मन की सुंदरता देखती हूँ, तन के मैल को नहीं। मुझे आपका अविभाज्य प्रेम चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। वह प्रेम तो तुम्हारे लिए ही है, सीमा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए रोहित ने विश्वासपूर्वक कहा। सीमा का शरीर झुरझुरा गया। उसने अपने को संयत किया और कॉफी लाने के बहाने कमरे से बाहर चली गई। बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में सीमा और रोहित का विवाह हो गया। राघव प्रकाश जी ने दोनों के हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के एयर टिकट ला दिए थे। अपने परिजनों से विदाई लेकर वह दुनिया के सुंदर से देश स्विट्जरलैंड में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में वह अपने एक एक पल को एंजॉय करते रहे। सीमा, क्यों ना यहीं अपना घर बना लें, तुम मैं तुम, और अपना एक छोटा सा घरौंदा जिसमें हम ढेर सारा प्यार करेंगे एक दूजे को। कहते हुए उसने सीमा की ओर देखा। रोहित की आंखों में प्यार के सपने तैर रहे थे। उसमें खोई सीमा रोहित के सीने में सिर टिकाए बालों की ओर टकटकी बांधे देख रही थी। फिर अचानक रोहित को देखते हुए बोली, रोहित, हम अपने देश में ही रहेंगे, मुझे तो इंडिया ही अच्छा लगता है। आत्मीय लगाव और संस्कार हैं वहां। वैसे तो जहां तुम हो वही मेरी दुनिया है। कहकर सीमा ने रोहित के दिल में जगह बना ली। रोहित को सीमा का यह देश प्रेम और पति प्रेम अच्छा लगा। उसने सीमा को बाहों के घेरे में कस लिया। दोनों के प्रेम का जहान आबाद हो रहा था। उनके सपने पंख फैलाकर उड़ रहे थे। प्रभात का सूरज कब अपनी यात्रा को तय कर परवान चढ़ जाता है और धीरे धीरे संध्या के रास्ते गहरी सुरंग में प्रवेश कर जाता है, रोहित और सीमा को भी यह पता नहीं लगा। दोनों के सपनों को विराम तब लगा जब उनका वापसी का समय नजदीक आया। इंडिया वापस लौटने के कुछ दिन पूर्व सीमा की जिंदगी में ऐसा कुछ घटा जो उनके सुखों के मखमली लिहाफ में कांटे सा घुस गया, जिसे छोड़ना उसके लिए जीवन के कोहरे को निमंत्रण देना था, और जिसे ओढ़ना अपमान की तीखी चुभन को सहन करना। सीमा एकाकी हो गई थी। होटल के जिस कमरे में रोहित और सीमा ठहरे थे
वहीं पास के ही कमरे में मलिका भी ठहरी हुई थी। रोहित और मलिका एक दूसरे के दोस्त थे, यह सीमा जानती थी, और यह भी कि दोनों के विवाह के बंधन डोर बंधने के पहले ही खुल गए थे। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन नियंत्रण किसी को भी सहन नहीं था। इसलिए उनकी जीवन साथी बनने की साध अधूरी रह गई। रोहित के प्यार में डूबी सीमा को विश्वास था कि रोहित मल्लिका से अब कभी बात नहीं करेगा। वह उसका है, सिर्फ उसका, और वह तहे दिल से उसे चाहती है। बिल्ली को सामने देखकर आंख बंद किए कबूतरी की तरह उनके संबंधों से अनजान बनी मौन हो गई। सीमा, आज बर्फ की पहाड़ियों पर चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, और मलिका को भी ले चलेंगे, उसे कुछ बात करनी है मुझसे। मलिका को क्यों? नहीं, मुझे पसंद नहीं है यह, सीमा विरोध करते हुए गुस्से में कहती। फिर वही दकियानूसी बातें। तुमसे कहा ना, वह मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। ऐसे तो निभ गई भला तुमसे। जरा जरा सी बातों पर बहस करने लगती हो, समझती ही नहीं दोस्ती के मायने। तुम तो मुझे अकेला करके ही छोड़ोगी, नहीं रहना तुम्हारे साथ। रोहित नाराज होकर अकेले ही घूमने निकल जाता। सीमा उसका इंतजार करती रहती। उधर मलिका भी काम के बहाने निकलती और रोहित के पास पहुंच जाती। दोनों की प्यार की पींगें बढ़ती गईं और सीमा एकाकीपन के कारावास में घुटती रही। अपनी जिंदगी के टिमटिमाते दिए को लिए सीमा इंडिया लौटने पर सीधे गुड़गांव आ गई। वहां से दिल्ली पहुंचकर उसने अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट कराई और वहीं प्राइवेट कॉलेज में नौकरी भी कर ली। इधर इंडिया आने पर रोहित और मलिका का प्रेम परवान चढ़ता रहा। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर रोहित मलिका से मिलने दिन में होटल पहुंचता है। रूम का गेट खुलने पर वह मलिका को संदिग्ध स्थिति में देखकर चौंक जाता है। अरे, यह क्या है मलिका? तुम यह क्या छिपा रही हो? मलिका को कपड़ों के बीच छोटी छोटी पाउडर की थैली रखते हुए देखकर रोहित पूछता है। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कहते हुए मलिका घबरा जाती है और रोहित के बार बार पूछने पर अपने सारे राज खोल देती है। तब उसे पता चलता है कि मलिका ड्रग की तस्करी करती है और खुद भी इंजेक्शन से ड्रग लेती है। रोहित हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों के सामने ब्रह्मांड घूमने लगता है। अब तुम जाओ रोहित, कभी भी किसी पल गैंग का सरगना आ सकता है या फिर पुलिस ही छापा मार सकती है। अब हम सुरक्षित नहीं हैं यहाँ। मलिका, तुम्हारा यह रूप भी है, मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ जो मुखौटा जल्दी ही उतर गया। मैं तो तुम्हें सभ्य लड़की समझता रहा, लेकिन तुमने तो इंसानियत की सभी हदें पार कर दी। देशद्रोही निकली तुम। तुमने न जाने कितनों को धोखा दिया है। मेरे प्यार को छला है तुमने। तुम्हारे कारण मैंने सीमा को खो दिया। तुम तो माफ करने लायक भी नहीं हो। जा रहा हूं मैं। अब कभी अपना गंदा चेहरा लेकर मेरे सामने मत आना। रोहित का चेहरा आवेश में तमतमा गया। हाँ हाँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। वैसे भी तुम्हारे जैसे 36 घूमते हैं मेरे आगे पीछे। ये प्यार किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानती। मेरी जिंदगी में इस लफ्ज का कोई स्थान नहीं है। मुझे तो पैसा चाहिए बस। वही मेरा प्यार है, भगवान है मेरा। मैं एक निष्ठा का व्रत नहीं रख सकती। और वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसों से ही प्यार किया है, तुमसे नहीं। मैं सीमा के पास जा रहा हूं। नहीं, तुम सीमा के पास नहीं जा सकते। वह सौत है मेरी, मुझे नफरत है उससे। मैंने तुम्हें सीमा के लायक छोड़ा ही कहां है। तुम्हें ड्रग के इंजेक्शन दे चुकी हूं कई बार, तुम्हारे नशे की हालत में। सच, मैं सीमा के लायक कहां हूं। मैंने उसे बहुत कष्ट दिए हैं। मुझे उससे माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है। सोचता हुआ रोहित गुस्से से भर उठता है। मलिका, यू आर विच। आई हेट यू। रियली, आई हेट यू वेरी मच। रोहित दिल्ली पहुंचकर सीमा से मिलने जाता है। सीमा उसे कॉलेज के गेट पर मिल जाती है। उसके साथ सुधा और निधि भी हैं। सीमा, मैं रोहित। सीमा, मुझे माफ कर दो। मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन अपने प्यार से महरूम मत करो।
मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं भटक गया था सीमा, मुझे अपनी जिंदगी से अलग मत करो। सीमा कुछ बोलती नहीं, चुपचाप उसे देखती रहती है। रोहित के रोने गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं होता। बुत बनी वह अपने और रोहित के आंसू पीती रहती है। उसे रंग बिरंगी और जायकेदार जिंदगी से यह बेस्वाद बदरंग जिंदगी अच्छी लगती है। वह इसकी आदी हो चुकी है। रोहित की जिंदगी का दिया पश्चाताप की अग्नि से जलता रहता है और सीमा अपने लरसते दिए को वेदना की आंधी के सुपुर्द कर एक ठूंठ के नीचे खड़ी अपने आंसुओं की बारिश में भीगती रहती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।